नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्या होगा अंजाम। यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध के 10 दिन हो गए हैं और एक तरफ यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की फौज के साथ ही यूक्रेन के नागरिक भी हथियार उठाकर जंग में कूद चुके हैं। रूस यूक्रेन के इस जंग में रूस की गोलाबारी और शहरों पर कब्जे के बीच अमेरिका, यूरोपीय देशों और नाटो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस ने नाभिकीय ताकत होने की बात कहकर पूरे विश्व को एक तरीके से अलर्ट पर कर दिया है। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे और आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो क्या जीत पाएंगे पुतिन, इस पर हम बातचीत करेंगे। पुतिन का तख्ता पलट किस तरीके से होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें अमरदीप त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजेश भारती जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके की स्थितियां अभी निर्मित हो गई हैं रूसी सेना और यूक्रेन के बीच में, तो क्या पुतिन का तख्ता पलट हो सकता है? क्योंकि दुनिया भर की निगाहें भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रही हैं। As per the statement of Vladimir Putin, everything is going on as per his plan. I mean to say कि ये सब परिस्थितियां इनको पहले से मालूम थी कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी। There is a resentment among the country. In fact, Russia is also having kind of resentment against war. Besides that, there are not many people are putting sanctions on Russia. Lot many things are going on. तो ये सब मालूम था, ये अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। He has already appreciated the security kind of thing can happen anytime. Because when you go to war, आपको सारी जो है चीजें देखनी होती है और ये समझ होता है इस तरह लोग उसको, क्योंकि जिस तरह का माहौल है सबको मालूम है कि पीपल विल रेज ऑब्जेक्शंस, है ना। इस तरह इंटरनेशनल जो पावर्स होंगी या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, दे विल पुट लॉट ऑफ सैंक्शंस, दे विल डू सर्टेन एक्टिविटीज लाइक दिस। तो ये सब मालूम है और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। और जिस तरह स्मूथली इन द सेंस कि जैसे प्लान के हिसाब से सब चलते हैं कि विदाउट कॉजिंग सो मच ऑफ कोलेटरल डैमेज या उस तरह, जिस तरह यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों को देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा जो आम पब्लिक थी उनका नुकसान हुआ था। लेकिन ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई, नुकसान हो रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली जिस तरह से वेटनरी आज के टाइम में है रशिया के पास, बाकी दूसरे देशों के पास, उस हिसाब से जो है कोलैटरल डैमेज कम हो रहा है। दैट मीन्स रशिया इज गोइंग विद प्लान कि जिस तरह सर्जिकल एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि सीधे सीधे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आपने हाईजैक करना या उनको करना, या जिस तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको काबू में ले लेना, सो दैट हेल्प से जो है यूक्रेन जो है कोई न्यूक्लियर वेपन ही तैयार न कर ले या समथिंग लाइक दैट, या किसी तरह से उनको डैमेज होके बाद में दूसरी परेशानी न खड़ी हो जाए। तो इस तरह के जब प्लान से चलता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू कैप्चर यूक्रेन इजीली, एंड वो अपने जो है काम से जिस तरह हैं उस तरह वो इसको कैप्चर करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल। राजेश भारती जी, यूक्रेन और रूस के बीच में जंग तेज हो चुकी है, न रूस पीछे हट रहा है न यूक्रेन पीछे हट रहा है, तो क्या इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या अपने ही घर में पुतिन कहीं ना कहीं घिर गए हैं? नहीं अंशुल जी, इस तरह की व्याख्या से सहमत नहीं हुआ जा सकता। युद्ध जितना भी लंबा चले, लेकिन रूस की जो सामरिक तैयारी है या रूस का जो रक्षा तंत्र है वो यूक्रेन की जंग को बिना जीते रुकने वाला नहीं। वो पुतिन तानाशाही है, मैं तरीके से देश को चला रहे हैं, ये लोकतंत्र पे आक्रमण है, ये मानवता के विरुद्ध, ये सारी बातें मैंने ही आपके चैनल पे पिछले चर्चाओं में मैंने बोला है। लेकिन सवाल है कि क्या रूस पीछे हटेगा? नहीं, रूस पीछे नहीं हट सकता और पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यूक्रेन तो लगभग आप मान के चलें कि वो अब रूस की सेना के नियंत्रण में है। इसलिए अब पुतिन का पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है।
और लड़ाई लंबी तो होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो है यूरोप तो ये चाहेगा कि यूक्रेन एक जंग का मैदान बन जाए जहां रूस को जो है पराजित किया जा सके या रूस कदम पीछे खींच ले। रूस के पराजित होने का मतलब है कि युद्ध लंबा खींचना भी पराजय माना जाएगा, लेकिन अंततः यूक्रेन की जनता पश्चिम के इस रंगमंच तैयार करने के जो प्रयास हैं, युद्ध का एक रंगमंच बनाने का जो यूक्रेन का प्रयास है, मुझे लगता है यूक्रेन की जनता इसमें लंबा साथ देने को तैयार होगी। अभी यूक्रेन की जनता को यह लग रहा है कि हम युद्ध रूस के हाथों हारने से बचने के लिए जो मदद हमें आ रहा है वो मदद हम ले लें और आगे हम कोई इसकी कीमत ना चुकाएं, तो ये जो है नहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यूक्रेन ने पहले से ही वहां के सत्ता तंत्र ने गलती कर दी है। वो नाटो के साथ जाने का फैसला, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का फैसला, यूक्रेन नाटो जब ज्वाइन करने का फैसला कर रहा था तो उसी समय यूक्रेन को ये सोचना चाहिए था कि इस फैसले में जो है कि परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन बार बार ये धमकी दे रहे थे। तो इसके परिणाम को लेके जिस तरह से इग्नोर किया गया इसके परिणाम को, तो ये तो होना ही था और ये जो है अवश्यंभावी कदम जैसा है, क्योंकि हर कोई भी एक मजबूत देश अपने पड़ोस में जो है किसी सुरक्षा तंत्र या किसी ऐसे तंत्र की उपस्थिति नहीं चाहेगा। बिल्कुल अमरदीप सर, जी राजू जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि यूक्रेन पे रूस का कब्जा हो जाएगा और इसको लेके जो है दुनिया में जितनी भी वेस्ट की मीडिया जो भी फैलाना चाहे फैला ले, लेकिन अंततः रिजल्ट यही आएगा कि यूक्रेन रूस के कब्जे में होगा। उसके बाद जो है यूक्रेन में वो वहां सत्ता तंत्र स्थापित की जाती है या उसे रूस का हिस्सा बनाया जाता है, ये पुतिन के इस कदम के बारे में अभी कयास नहीं लगाए जा सकते और जो कयास होंगे वो निश्चित नहीं होंगे कि ऐसा हो ही जाएगा। बिल्कुल अमरदीप सर, सवाल मेरा भी आपसे ये है, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो सोच से परे जा रही है, क्योंकि जब ये जंग हुई थी आप और हम ही इस प्रोग्राम में बैठे थे और यही हमारे और आपके कयास यही थे कि 2 या 3 दिन में ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी और इसका कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा, लेकिन ये जंग 10 दिनों तक खिंच गई है। अब जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के सिविलियंस भी नीचे उतर आए हैं और वो भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है रूसी सेना से, तो जो चीजें निकलकर सामने आ रही है ये बिल्कुल सोच से परे जा रही है। तो क्या इसे समझा जाए, क्योंकि ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही यूक्रेन पीछे हट रहा है, तबाही दोनों तरफ बराबर हो रही है। एक्चुअली क्या था कि शुरू जब हमने भी अप्रिशिएट किया था और डिस्कशन में भी आया था, तब ये लगता था जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकी देशों ने जिस तरह से तबाही मचाई थी कि शायद रूस भी उसी तरह जाए, लेकिन रूस जो है बड़े सदैव कदमों से जो है यूक्रेन के अंदर बढ़ रहा है। वो उस तरह नहीं, यदि जैसे उनके टैंक जा रहे थे वो चारों तरफ से, दे वर नॉट मूविंग इन फाइटिंग फॉर्मेशन, वो एक सिंगल फाइल में सड़कों के साथ साथ जा रहे हैं, दे कुड हैव मूव अलोंग द फील्ड, और वो जो रास्ते में आने वाले शहरों को, गांव को या जो भी सिविल रहायशी इलाका थे उन सबको तबाह करते हुए वो उसको कैप्चर कर सकते हैं। या सीधे सीधे जो कीव की जो सेक्रेटरी यानी कि राष्ट्रपति भवन है वो सीधे सीधे बम्बार्डमेंट करके उसको तबाह कर सकते थे, लेकिन उस तरह दिख नहीं रहा है। जो पुतिन का जो काम करने का तरीका है, जो लड़ाई का जो तरीका है, वो टोटली उस तरह जा रहा है कि जैसे ये उस पब्लिक को कम से कम नुकसान पहुंचा के वहां के जो तंत्र को सीधे सीधे कैप्चर करना चाहता है, तो उस कारण से ये लड़ाई लंबी खींच रही है। अदरवाइज यदि अपने फुल माइंड के साथ रशिया चाहता कभी भी यूक्रेन का कब्जा कर सकता था। अब दूसरा रही सिविलियन फाइटर्स की बात, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि करीब 60,000 जो है यूक्रेन लिविंग आउटसाइड द कंट्री दे आल्सो केम। उसके अलावा रशिया की तरफ से दे ऑल्सो ज्वाइंड इन, जो रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का भी सुनने में आ रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत दिन या इवन आफ्टर या जब रशिया का पूरा कैप्चर भी हो जाए उसके बाद भी कुछ समय तक के लिए इस तरह की काइंड ऑफ इंसर्जेंसी और यू कैन से फाइटिंग इन एरिया जो है इस तरह के छुटपुट घटनाएं
चलती रहेगी। हो सकता है ये लंबे समय तक चले, लेकिन जैसे ही रशियन जो फोर्सेस का कब्जा के मशीनरी पर हो जाएगा तो ये तो ज्यादा लंबे समय तक मेन जो वॉर है या बैटल है वो ज्यादा दिन लंबा नहीं चल पाएगा। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके से ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि परमाणु बम इस्तेमाल करने तक की बात जो है वो यहाँ पर कह दी गई है, तो क्या अभी भी कुछ लोगों का यही मानना है कि ये चीजें तृतीय विश्व युद्ध तक जा सकती हैं? तो इस पर क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या इस जंग का अंजाम तृतीय विश्व युद्ध है? नाटो ने और अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींच लिया है, उस तरह से लगता है कि ये तीसरा विश्व युद्ध टल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी तरह किसी ने यूक्रेन को ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब सप्लाई कर दिया और उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दिया या उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर जो है बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, तब तो इसको लगता है कि कुछ हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो कंट्रीज है थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उनको मालूम है जिस तरह पुतिन ने धमकी दी है उस तरह लगता है कि वो धमकी जो है दैट इज इफेक्टिव, क्योंकि इनिशियली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पुतिन शायद अटैक कर दे। उनको लगता था कि हमारे नाटो या अमेरिका के पुतिन शायद यूक्रेन पे हमला ना करे और इस तरह का जो है वो फोर्सेस का जो है, या पहले जैसे हम कह रहे थे कि they keep flexing their muscles, they will not fight. So that's what they were, they were looking for the reaction of Russia. ऐसा लगता है कि वो रशिया का रिएक्शन देखने के लिए ये सब एक्टिविटी की हो या इस तरह का माहौल बना दिया हो। तो द थिंग इज कि जब उन्होंने देखा रशिया अपने पूरे के साथ वहां पे बैठा हुआ है, बार बार सबको धमकी दे रहा है कि यदि किसी ने भी इंटरफेयर किया तो आई एम रेडी टू यूज माई न्यूक्लियर आर्सेनल, तो कहने का तात्पर्य है कि फिर उन्हें क्लियर हो गया कि नाउ पुतिन इज क्लियर इन हिज एम कि भाई वो किसी भी तरह उसको कैप्चर करना चाहता है और नाटो को वहां आने नहीं चाहता, उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि अब उनको जब समझ में आ गया शायद वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, और यदि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप समझिए कि फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन यदि नाटो या किसी दूसरे देश ने इन्वॉल्वमेंट किया तो 101%, हालांकि जैसे आज जो जेलेंस्की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो टॉक हुई है 35 मिनट बाद, मोदी ने उनको आश्वासन दिया कि ही इज गोइंग टू हैव अ टॉक विद मिस्टर पुतिन आल्सो, तो दैट इंडिया का भी रोल कुछ बढ़ रहा है। और जिस प्रकार आप ये दोनों देशों की जो टेंशन है उसको पाएगा। बिल्कुल राजेश भारती जी, किस दिशा में ये जा रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ये जो दिशा है वो यूक्रेन पे रूस की सेना कब्जा करने जा रही है, ये युद्ध उसी दिशा में जा रहा है। और हम इससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो मानवता की त्रासदी और बाकी चीजें हुई है और जिस लेवल पे विध्वंस हुआ, ऐसा है कि उसके बाद बहुत सारे युद्ध को लेकर प्रोटोकॉल हैं। तो रूस जो है जनमानस के बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो जनमानस है उनके बीच में जो है अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है। इसीलिए जो है कर्नल साहब जो कह रहे थे कि वो जो भी बम्बार्डिंग कर रहा है उसमें अधिकतम ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो। लेकिन जो पहले के युद्ध होते थे उनमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी को बचाने को लेके कोई प्रयास नहीं होते थे और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि युद्ध जीतना। अब इस तरह से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इराक आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है जिसमें वेस्ट की दो बड़े पावर आमने सामने हो। यूक्रेन के पीछे तो निश्चित रूप से जो है सैन्य शक्ति के मदद के माध्यम से ही सही नाटो खड़ा है और रूस जो है यूक्रेन पे कब्जा के लिए संघर्ष कर रहा है या युद्ध लड़ रहा है। तो इसमें ये जो दो बड़ी शक्तियों के बीच का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला युद्ध है और इसलिए इसके बहुत जल्दी रूस ने अगर उन्होंने सेकेंड और थर्ड प्लान नहीं रखा था तो वो जो है उनकी स्ट्रेटेजिक भूल होगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब रूस की सेना यूक्रेन में गई है तो उन्होंने सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी प्लान किया होगा कि यदि पहले दौर में हम कब्जा नहीं कर पाते हैं मतलब 2-4 दिनों में तो फिर क्या होगा। और जो है
इसलिए युद्ध के अंजाम को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है, यूक्रेन पे रूस का कब्जा होगा। बिल्कुल। तो ये आपको क्या लगता है, जो रूसी सेना है वो यूक्रेन पर फतेह हासिल कर लेगी इन सब चीजों से? निश्चित रूप से फतह हासिल करेगी। फतह हासिल किए बिना रूस की सेना वापस जा नहीं सकती। यदि उसके बिना ये वापस जाते हैं तो इसका मतलब है पुतिन की सत्ता से विदाई हो जाएगी, और पुतिन हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश नहीं मतलब कि रूस अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देगा यूक्रेन पे कब्जा करने में। लेकिन उससे पीछे वो कदम नहीं खींच सकते, क्योंकि उससे पीछे कदम खींचने का मतलब ये, क्योंकि पुतिन वहां लोकतांत्रिक रूप से नहीं बैठे हैं। अंततः हम सब जानते हैं कि एक लगभग 2 दशक हो रहे हैं पुतिन को रूस में आए हुए, तो इतने वर्षों से वहां के सत्ता तंत्र में जन समर्थन के साथ नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि उस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया रूस में काम नहीं कर रही है। तो पुतिन कदम पीछे नहीं कर सकते, और युद्ध का अंजाम यूक्रेन पे कब्जा के रूप में ही सामने आएगा। बिल्कुल। अमरदीप सर, ये तो चली बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से कब्जा यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी बात इन सारी चीजों में ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन का उनके ही देश में जमकर विरोध वहां पर है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जब देशवासी भी नहीं चाह रहे हैं, यूक्रेन भी अपनी तरफ से चीजें, तो फिर ये चीजें हो क्यों रही हैं? मतलब पुतिन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को? जो रशिया में जो विरोध हो रहा है, और वो विरोध होने का कारण मानवता के खिलाफ होगी, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग आवाज जरूर उठाएंगे, चाहे वो अपने ही देश के हों या दूसरे देश के हों, पूरे विश्व के लोग उस पर लॉबिंग करेंगे। लेकिन अब ये देखिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो शांत है। कुछ ही लोग हैं इस तरह के, those who are raising voice एक्शन। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस तरह की नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इनका विरोध हो। ठीक है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन, थोड़े बहुत लोग होते हैं जो दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं। उनको शायद जिस एंगल से पुतिन ने देखा या जिस एंगल से उनकी सुरक्षा एजेंसीज ने देखा कि यदि वहां पे हमला नहीं किया जाएगा तो रूस के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये शायद वो लोग नहीं समझ रहे होंगे, इस वो पुतिन का विरोध कर रहे हैं। वरना यदि आप एक राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए, तो पुतिन का एक्शन एक तरह से यू कैन से कि एक वाजिब सा ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास चांस नहीं रहेगा कि इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स यूक्रेन वाज स्टिल फोर्सिंग और यू कैन से क्लेमिंग टू बी पार्ट ऑफ नाटो। और नाटो जो है रशिया के लिए खतरा हो सकता था, और हो सकता था क्या होना ही था। तो इस तरह का एक्शन फिर रशिया के खिलाफ कहीं ना कहीं होता, रशिया किसने और रशिया के और यूक्रेन के जो रिसोर्सेज पर यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का कब्जा हो सकता था। तो उस अपने राष्ट्र में रखते हुए पुतिन ने ये एक्शन लिया है। तो जो लोग ये इस तरह का अप्रिशिएशन कर रहे हैं या जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, वो उनका देखने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। जिसके साथ पुतिन एक्शन ले रहे हैं, वो एक कोई भी एक देश इस तरह का एक्शन लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है रचा जो है ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का जो है उनका रचा बचा काम है। उन्होंने ये सब प्लान किया है, उसमें यूक्रेन को झोंक दिया। अदरवाइज यदि वो उसको फोर्स ना करें, ना कहें कि तुम मेंबर बन जाओ या उस तरह की वहां पे एक्टिविटी ना करें, तो एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ टिल बहुत आराम से काम चल रहा था। रशिया वहां पे उनकी जितनी भी मदद हो सकती थी उतनी मदद कर रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे बिलोंग टू द सेम प्रोजेनी, एक ही परिवार के लोग हैं। यूक्रेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज में उतना ही फर्क है जितना भोजपुरी और हिंदी में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पॉलिटिक्स सेम है, वहां के लोग सब सेम है, सेम उनकी जीनोलॉजी सेम है, और वो सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इन स्पाइट ऑफ डिवीजन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूक्रेन और रशिया के रिलेशन वैसे ही अच्छे थे जैसे बेलारूस और रशिया के आज है। लेकिन पर यूक्रेन और ये नाटो और अमेरिकन प्रोपेगेंडा के कारण वहां पर जो एंटी रशियन सेंटिमेंट्स गए और लोगों को एंटी रशिया किया के वहां की जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ा गया। ये सब कार्रवाई इन्होंने किया है, तो उसका अंजाम तो किसी न किसी को भुगतना पड़ेगा, और उस अंजाम को भुगतने के लिए यूक्रेन को ही, यूक्रेन की आम जनता को ही झोंक दिया। खुद आ नहीं रहे कोई भी।
बिल्कुल। तो ये एक बात और निकल कर सामने आई थी अमरदीप जी कि अभी ज़ेलेंस्की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पीएम, वो आज बातचीत भी करेंगे। तो क्या इसे क्या समझा जाए कि वो यूक्रेन से किस तरीके की बातचीत करेंगे? क्या भारत यूक्रेन को समर्थन दे रहा है? ऑलरेडी बात हो चुकी है, 35 मिनट बात हुई है प्रधानमंत्री जी की, और उसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेलेंस्की को बहुत धन्यवाद दिया है कि जिस प्रकार से भारतीय जो वहां पे जनता वहां रह रही थी निकालने में, जो भारत के जो लोग वहां रह रहे थे उनको निकालने में जिस तरह यूक्रेनियन फोर्सेस ने या यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक्स कहा, धन्यवाद दिया। और जिस तरह डिस्पाइट ऑफ दिस वॉर एनवायरमेंट टॉक्स आर स्टिल ऑन, उसके लिए भी उन्होंने जेलेंस्की को बधाई दी है और उन्होंने उनको वादा किया है कि ही विल टॉक टू मिस्टर व्लादिमीर पुतिन एंड लेट्स सी टुडे दैट टॉक इज शेड्यूल्ड इवनिंग। तो आप शाम को क्या पुतिन जी से बात होती है और किस तरह मोदी जो है इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में कितने कामयाब होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है उन्होंने जेलेंस्की को कुछ आश्वासन दिया हो कि आप भी कुछ अपनी तरफ से नाम पढ़िए या सरेंडर करने का प्लान कीजिए, और पुतिन को भी वो क्या बात करते हैं ये तो शाम को पता चलेगा। बट वो ऑलरेडी 35 मिनट जेलेंस्की के साथ बात हो चुकी है, और जिस तरह की जो समाचार सामने आ रहे हैं उसमें मोदी जी ने अपना उनको आश्वासन दिया है कि वो क्या बात करेंगे और किस तरह आगे पुतिन से ये सब बातें रखी जाएगी। बिल्कुल। राजेश भारती जी, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत की और काफी पॉजिटिव ये बातचीत रही है, रूस हमारा अच्छा मित्र रहा है काफी समय से, तो क्या लगता है भारत जिस तरीके से एक मीडिएटर की भूमिका अगर निभाता है और वो बीच में कूद ही गए हैं, तो क्या इन सब चीजों को भारत सुलझा पाएगा? देखिए, मैंने पहले की बातचीत में और कल भी आपके चैनल पे मैंने कहा था कि भारत और चीन दो ही देश ऐसे हैं जो अभी रूस और यूक्रेन के इस संघर्ष में बातचीत के दरवाजे खोल सकते हैं या कोई समझौता करा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारे संबंध खराब नहीं है और रूस के साथ हमारा संबंध दोस्ताना है। चीन की ये स्थिति है, तो चीन और भारत इन दो देशों को, दुनिया के देशों को आगे करना चाहिए, और यही दो देश है जो समझौता करा सकते हैं या युद्ध रुकवा सकते हैं, मानवता की और क्षति रोकी जा सकती है। जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमारे देश की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत एक प्रभावशाली भूमिका अभी निभाने की स्थिति में। बिल्कुल। सर, आपका क्या कहना है अमरदीप सर इसी सवाल पर? देखिए, चीन मैं ठीक कहूंगा, लेकिन भारत ऑफ कोर्स जिस तरह से जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया और भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, तो उससे लगता है कि भारत इस मध्यस्थता में कराने में कामयाब हो सकता है और भारत का जो स्टेटस है वो बढ़ सकता है। और जिस तरह फ्रांस ने भी कहा है कि वो भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने का समर्थक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है विश्व के ऐसे पटल पर उभर के आए जिसमें कि इसकी भूमिका जो है बड़ी मानी जाएगी। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। आप दोनों ने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रूस का अंजाम और यूक्रेन के युद्ध का अंजाम आखिर क्या होगा, इसी पर हमने बातचीत की। लेकिन जिस तरीके से ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आक्रामकता देखने को मिल रही है और नित्य नई चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल ये भी है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये किस दिशा में युद्ध जा रहा है, क्या पुतिन का तख्ता पलट हो सकता है। रूसी सेना लगातार एक फतेह मात खाती हुई दिखाई भी दे रही है, तो रूसी सेना क्या यूक्रेन में फतेह हासिल कर लेगी? पुतिन को उनके ही देश में जमकर विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की और काफी पॉजिटिव ये बातचीत रही है। अब इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।